क्लास 12 फिजिक्स में लास्ट 5 ईयर्स में जो क्वेश्चंस डेरिवेशन के रूप में आए हैं या जो क्वेश्चन थ्योरी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमने इस पूरे वीडियो में, हम जिस वीडियो की बात करेंगे इस पूरे वीडियो में लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को लिया है। 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करा है, चेक करा है कि कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, कुछ लिखने के लिए आते हैं जो कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, कुछ केस बेस्ड स्टडी में आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो थ्योरी में पूछे गए हैं, डेरिवेशन थ्योरी के अलावा न्यूमेरिकल्स हमने इस पूरे पार्ट में कहीं कंपाइल नहीं करें। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिनको लग रहा है कि अभी डर लग रहा है फिजिक्स में, फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इतना बड़ा सिलेबस है। नहीं, आप केवल इन क्वेश्चंस को देखो, इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ो। 30 to 40 मार्क्स की चीजें पूछी जाती हैं, रिपीटेड होती हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसको एक बार। तो हमने लगभग लगभग 400 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक इसकी प्रिंटेड कॉपी मेरे पास में, ये पीडीएफ है हमारे पास। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे कि यू वांट द पीडीएफ, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करनी है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं एक बार, देखते हैं नंबर 1 चैप्टर। हमने सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज डिवाइड करा है। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, डेरिवेशन पूछे, और साथ में ईयर मेंशन करा है। आप ईयर में मेंशन करने से ये समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी बार पूछा गया है। ये देखो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। पहला टॉपिक क्या टॉपिक है? पहला टॉपिक ही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, 3 प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडिटिविटी है, ठीक है, और हम उसमें क्वांटाइजेशन है ये पढ़ते हैं, एंड कंजर्वेशन पढ़ते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो इसके साथ साथ में क्वेश्चन कि हम स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यों यूज करते हैं, तो क्वेश्चन पूछा, देखो साथ में ईयर भी मेंशन है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि बाई चार्जिंग बाई इंडक्शन कैसे करते हैं, ये पूछा गया है। उसके ऊपर पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। आजकल थोड़े क्वेश्चन की इंटेंसिटी कम होती है या कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है, देखो चार्जिंग, हम किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर के बाहर अगर कोई चार्ज रखें तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ स्टेटमेंट सबको पता होना चाहिए कि कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, कुलाम्स लॉ को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं वो पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो पूछा जा रहा है कि वेक्टर फॉर्म पूछी जा रही है, इसलिए कुछ ईयर्स में वेक्टर फॉर्म पे बहुत जोर दिया जा रहा है। कुलाम्स लॉ तो बताइए, बट उसकी वेक्टर फॉर्म बताइए। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए हमारे। देखो थर्ड टॉपिक देखेंगे तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ये एक चार्ज है, चार्ज की वजह के चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है जिसको हम फील्ड कहते हैं। देखो क्या पूछते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता होना चाहिए। उसकी एसआई यूनिट, साथ साथ में उसकी डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। एसआई यूनिट की तो बहुत अच्छी बात है, आजकल डायमेंशन भी पूछते हैं, वो पता होना चाहिए। देखो, और हमें अगर हम लाइंस की बात करें, फील्ड लाइंस की बात करें कि 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो क्वेश्चंस कि नेवर इंटरसेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब देखो कि ये एक क्लोज लूप क्यों फॉर्म नहीं करती है। ऐसे क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो अब हम पूछते हैं कि अगर एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ फील्ड लाइंस नियर ए चार्ज कंडक्टर, ये भी आजकल पूछा रहा है कि डायपोल की वजह से फील्ड लाइन कैसे बनेगी, वो आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एसआई यूनिट डायमेंशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसका प्रूफ नहीं पूछते हैं आपसे बहुत ज्यादा। ठीक है जी, ये हो गया डन। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे वही बात है कि सबसे पहले डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है फ्लक्स की, उसके बाद में हम इसको एसआई यूनिट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक वो पता होना चाहिए। अब ये करेंगे, देखो साथ में डायमेंशन, आप देखो 24 में पूछा गया है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स डायमेंशन, ये पता होना चाहिए आपको। देखो अब जो पूछेंगे कि अच्छा गॉसियन सर्फेस की बात आगे जाके करेंगे। एक प्रॉपर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में, गॉसियन या गॉस लगा सकते हैं उसको। ठीक है, उसकी बात करेंगे आगे, देखें। इट इज वेरी वेरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, अब आपके सामने वही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड पूछे गए हैं या जो मतलब थ्योरी या डेरिवेशन के रूप में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें क्या है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डाइपोल होता क्या है। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए। डाइपोल का मोमेंट कैसे निकालते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मोमेंट की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करा गया कि 2 स्मॉल चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल अमाउंट है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, जो भी चीजें हैं
ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें ये पता करना है कि अगर हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही इसको बोलेंगे ये टॉर्क के रूप में आता है। ठीक है, देखो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके डेरिवेशंस आते हैं। फील्ड और टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या फील्ड बनेगा। फील्ड के लिए हम उसके दो केस पढ़ते हैं, एक होता है एक्सियल लाइन पे, एक होता है इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन का मतलब है कि अगर ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल के एक ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इसी लाइन पे आगे जाके आपको फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कितना मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो बताना है। और इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है जी। और देखो एक इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट रखा होता है। इन दोनों पे डेरिवेशन 100% है, इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन आता है। देखो अब इसके बाद में डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, वहां पे एक टॉर्क जनरेट होगा, उसको वो रोटेट कराएगा। उस रोटेट करना, अगर वो रोटेट कराएगा तो रोटेट करने में जब वो रोटेट करेगा तो उससे टॉर्क में आपसे उसका पूछता है डेरिवेशन कितना होता है, टाउ। टाउ इजिकल टू आपके पास में टी ई साइन थीटा बन के आता है। इसका डेरिवेशन पूछते हैं। अब हमसे पूछते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा, स्टेबल कंडीशन कौन सी है, अनस्टेबल कंडीशन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमसे फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछते हैं। उसको रोटेट कराएंगे तो उस वर्क डन करेंगे, जो वर्क डन पूछते हैं उस वर्क डन को हम एज ए पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करते हैं, उसको ऐसे बात करते हैं उसकी। ये हमसे पूछते हैं, देखो डाइपोल मोमेंट कैसे अलाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट गॉस लॉ। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर से मैं आपसे बोलूंगी आपको सिर्फ अगर पढ़ना है, कुछ नहीं आता आपको, गॉस लॉ पढ़िए। उसके सारे क्वेश्चन, उसके 3 टाइप होते हैं, मतलब तीन तीन केस में हम उसको प्रूव करते हैं। तीनों केस के लिए पढ़िए और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमें गॉस लॉ का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखते कैसे हैं, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और गॉस लॉ को समझने के लिए आपको फ्लक्स समझना पड़ेगा। फ्लक्स आ जाएगा तो गॉस लॉ को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब गॉस लॉ के देखो डेरिवेशंस। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट, देखो इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट, देखो ये लेंथ के लिए है, ये एरिया के लिए है, और आपके लिए एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ये वॉल्यूम के लिए है या सॉलिड के लिए, तीनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो अब स्फेरिकल सरफेस में आउटसाइड द सेल पूछते हैं, शेल के आउटसाइड में क्या होगा, ऑन द सरफेस क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर नंबर 2 देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें टॉपिक्स की बात करते हैं। देखो पहला टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस कैसे बनी जाती हैं, वो पूछते हैं हमसे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये जरूर पता होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, उसके आगे एक हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो नेगेटिव साइन का उसका क्या मीनिंग होता है वो पता होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल को हम कैसे ड्राइव करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो पता होनी चाहिए। डाइपोल के लिए पता होना चाहिए, हमें उसका एक्सप्रेशन पूछा था आपकी, उसका डेरिवेशन पूछते हैं कि किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए आपको किसी भी डिस्टेंस x पे पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो हमसे पूछते हैं। देखो हमसे पोटेंशियल पूछते हैं किसके लिए, डिस्टेंस r पे ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, ये पूछते हैं। डाइपोल के लिए पूछते हैं, डाइपोल के लिए 2 पॉइंट पता होता है हमें, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो हमसे एक्सियल पूछते हैं और हमसे इक्वेटोरियल पूछते हैं, दोनों के लिए पूछा जाता है हमसे। ठीक है, आगे देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमसे ये पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है। एक ऐसे सरफेस होते हैं जहां पे पोटेंशियल सेम होता है। देखो जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे ये क्यू चार्ज है, इसके हम ऐसे चाहते वैसे पॉइंट बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे अगर जाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल होता है। तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये पूछते हैं। डाइपोल के लिए पूछते हैं कि डाइपोल के लिए क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस बन के आएंगे। देखो हम जो पूछते हैं कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिंगल चार्ज एंड डाइपोल, कैसे बनाएंगे वो बताना है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखो कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने पे कोई वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ता है, ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है जी, देखो चलिए एक बार नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि एक से ज्यादा चार्ज है। पहले आपने देखा कि सिंगल चार्ज के लिए पूछा गया, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस है। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मीनिंग है कि एक से ज्यादा चार्ज है। चार्ज 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी वजह से क्या बताना है आपको, सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना होता है इक्विपोटेंशियल या सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए कि अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन क्या बन के आता है। और डायपोल भी तो वही है, देखो भाई डायपोल के लिए तो वही होता है। डायपोल में देखो, अगर डायपोल है आपके पास में है, डायपोल के लिए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन या ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ये पूछा जाता है कि उसके इक्वेटोरियल पे कितना है, उसके एक्सियल पे कितना है, कितना पोटेंशियल बन जाएगा, वो पूछते हैं। और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर द potential energy of the system of 3 charges are placed at the vertices of equilateral triangle। अगर 3 चार्ज किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को वर्टेक्स पे रखे हुए हैं तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, वो हमसे पूछते हैं। देखो हमसे पूछते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी होगी, अनस्टेबल में कितनी होगी। डाइपोल तो पीछे नहीं छोड़ेगा आपका, आपके एग्जाम में डाइपोल टॉर्क आएगा या मोमेंट आएगा या ऐसी कोई भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है जी, आगे चलें, देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कैपेसिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफाइन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी हमें हम उसको कैसे मेजर करते हैं कि यूनिट क्या होती है वो पता होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। और देखो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे बनते हैं, और उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। एक फॉर्मूला बन के आता है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके दोनों जो प्लेट्स होंगे उसके बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अब देखो हम देख रहे हैं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। ये ड्राइव करने के लिए आता है। देखो 24 में पूछा गया था। अब आपसे पूछा गया कि जो 2 प्लेट्स आपके पास में होंगी, 2 प्लेट्स ऐसे हैं, ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, इसका एरिया ए मानते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को द सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। ठीक है, अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, डी को डिक्रीज करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, ऐसे ही एरिया के लिए पूछते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। अगर हम उस कैपेसिटर के अंदर जैसे 2 पैरेलल प्लेट्स है, इसके अंदर हम कोई मटेरियल इंसर्ट करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, K1 K2 ऐसे कुछ मान सकते हैं, तो क्या इंपैक्ट आता है, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, ये इस पे आप देखो आपको पता है। देखो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। देखो 23-24 में पूछा गया है, अगर 2 प्लेट्स हैं उसके बीच में हम कोई मेटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके फॉर्मूले में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये पूछा जाता है। और देखो कि उसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, अगर ये 2 प्लेट्स हैं, इसका प्लेट का एरिया ए है, यहाँ पे डिस्टेंस डी है, और ये किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज वी से अटैच करे गए हैं, तो इस पे कितना वोल्टेज, सॉरी इस पे कितना वोल्टेज भी, इस पे कितना एनर्जी स्टोर होगी, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी का डेरिवेशन हमसे पूछते हैं। ठीक है, और एनर्जी देखो अगर सिंपल एनर्जी बतानी होती है, एनर्जी कैसे मतलब उसमें किस फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं वो बताना होता है। अगर हम देखो ये देखो 25 में पूछा गया है कि अगर आप बैटरी को हटा दो वहां से एक बार तो उसकी स्टोर एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बताना होता है हमें। और अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल में सीरीज में अटैच करते हैं, कैसे उनके इक्विवेलेंट उनके इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू बन के आती है, पैरेलल सीरीज वो पता होना चाहिए आपको। और आपको देखो कि अगर हम उसको अटैच करें तो उसके चार्ज पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे C1 है और ये C2 है, C1 C2 इन दोनों को कंबाइन करके कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दोनों में कितनी कितना वोल्टेज बन के आएगा, कितना चार्ज स्टोर होगा और कितना इफेक्ट होगा। अगर सिंगल है तो क्या वैल्यू है, दोनों को सीरीज में अटैच करने पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं। टॉपिक वाइज की बात करते हैं।
देखो पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि एसआई यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। देखो उसके बाद में अब हमें ये पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी क्या होती है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, ये स्केलर है वेक्टर, देखो ये पता होना चाहिए हमें। हमें इसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, और अब हमें एक फॉर्म और बन के आ जाती है, देखो यहाँ पे, कि अगर डेंसिटी है, डेंसिटी के लिए और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको जे लिखते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको वी डी लिखते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, उसका प्रूफ भी आता है, डेरिवेशन उसका करना होता है आपको। ठीक है जी, देखो आगे चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं वी डी, इसको बोलते हैं टाउ, उसको बोलते हैं मोबिलिटी को म्यू। इन तीनों पे डेरिवेशन आता ही आता है। इन तीनों पैरामीटर्स को कंबाइन करके क्या डेरिवेशन बनते हैं, देखो सबसे पहले होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, कि डिफाइन द वेलोसिटी, डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट टर्म एक आप सेमीकंडक्टर 14 चैप्टर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है। हम यहाँ पूछते हैं कि टाइम ऑफ फ्लक्चुएशन क्या होता है वो बताना है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो बताना है, डिफाइन द मोबिलिटी। देखो आपको, देखो इन तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, डायमेंशन पता होनी चाहिए, और साथ साथ में इन तीनों में क्या रिलेशन बन सकता है और वो हमें पता होना चाहिए। उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, देखो आगे देखते हैं। ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में भी ओम्स लॉ पढ़ा था, लेकिन वहां पे ओम्स लॉ केवल एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिफाइन करा गया था। यहाँ टेम्परेचर को चेंज करते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, देखो क्लास 10th में क्या था हमारे पास में, क्लास 10th में हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ा था। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि यहाँ टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो लेंथ चेंज होती है, तो वायर है उसकी लेंथ में चेंज आता है। ठीक है, वो भी है इसमें, लेकिन अभी क्या है, हमें व्हाट इज ओम्स लॉ ये पता होना चाहिए। V इक्वल टू आई आर, ये एक यूनिवर्सल अब नहीं रहा, 10th में था। क्योंकि अब क्यों नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। आगे आगे बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये पूछते हैं हमसे, देखो हम जो पूछते हैं कि अब देखो इसके में फॉर्म, एक फॉर्म ये होती है, एक तो फॉर्म V इक्वल टू आई आर होती है, एक फॉर्म होती है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होती है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, सिग्मा को यहाँ लिखेंगे, बोलेंगे E इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन सिग्मा, और सिग्मा को हम 1 अपॉन सिग्मा को रो लिखते हैं, तो बन जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज रो इंटू जे। एक फॉर्म ये पूछते हैं, देखो ये लिखिए, दोनों फॉर्म प्रूफ करने के लिए आती हैं, या तो फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू डेंसिटी, या हमसे बोलते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक। कोई भी एक फॉर्म, इसको अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी, ये पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि किस कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई आ गया, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, उसकी एसआई यूनिट पता होना चाहिए हमें। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों आर की बात कर रहे हैं, क्यों कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमसे ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। कहाँ पे नहीं है, टेम्परेचर जहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, आप टेम्परेचर चेंज करेंगे वहाँ पे आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को वैलिड करते हैं या जो उस पर काम करते हैं उसको हम ओमिक डिवाइस कहते हैं, जो नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओमिक कहते हैं। अब क्या होता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है रेजिस्टेंस का, ये बताना होता है आपको। ठीक है जी, ये इसको बताना है कि एक्सप्लेन करना है, उसकी यूनिट क्या होती है आपको वो पता होना चाहिए। अब देखो अब की वेरिएशन कैसे होगा, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आता है वो पता होना चाहिए, उसका ग्राफ पता होना चाहिए। अब देखो 25 में, 25 में पूछा गया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में कॉपर की रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, आपको एक्सप्लेन करना है, ग्राफ बनाना है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो अगर हम इसको कैसे इंक्रीज कर रहे हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या क्या फॉर्मूला बनता है उसका वो पता होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ईएमएफ, अब हम इसमें सेल की बात करेंगे। सेल जैसे क्लास 10th में हमने केवल एक सेल ऐसे बनाया था सर्किट, हमने एक ऐसे बनाया था सर्किट, ये रेजिस्टेंस आर है, हमने इसके साथ में एक ऐसे सेल अटैच करी थी, हम इस सेल की वैल्यू को वी बोलते थे।
ये क्लास 10 में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 12th में ऐसा हो जाता है कि ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये जो आपस में बैटरी है, सेल है, इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू को ई लिखते हैं, ईएमएफ लिखते हैं। ये क्लास 10th का डायग्राम, ये 10th के लिए पढ़ते हैं, ये हम 12th में ये पढ़ते हैं, ये 12th के लिए पढ़ते हैं। अब हमसे क्या होता है, देखो अब हमसे इन सब में क्या रिलेशन है वो पूछते हैं कि स्मॉल आर के चेंज होने से क्या इंपैक्ट आएगा, वो ऐसी चीज पूछते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ईएमएफ, सेल क्या ये बताना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्या होता है। देखो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल देखो एक टर्मिनल ये और ये, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो बताना आपको होता है। ठीक है, हमें ये भी बताना है कि ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है इसमें, देखो देखो एक तो ये वैल्यू है, एक तो ई वैल्यू है, ये ईएमएफ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इसमें क्या बताना होता है, हमें ग्राफ बनाना होता है। अगर हम आर को चेंज करेंगे, स्मॉल आर को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। और अब देखो हमें बताना है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट कंटेनिंग ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। हमें एक्सप्रेशन बताना है किसका, करंट का। देखो हमें यहाँ पता होता है V इजिकल टू आई आर, हम यहाँ से I निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे V इजिकल टू आई आर नहीं है, कुछ और बन के आता है, पता होता है आपको, का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, का डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे। ठीक है जी, तो देखो ये ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अब जो सेल्स हमारे पास में देखो एक ये सेल है, अब इस सेल को हम सीरीज में अटैच करते हैं तो कितना की जो उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, या पैरेलल में अटैच करते हैं। देखो ये पैरेलल के लिए है और ये सीरीज के लिए है, दोनों में से कोई भी एक पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, या दोनों आ सकते हैं, अलग अलग सेट में अलग अलग चीजें बन के आ सकती है। ठीक है जी, किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट, आपको ग्राफ मिलेगा या आपको एक सर्किट डायग्राम मिलेगा जिसमें 2 या 3 लूप्स बनाने होंगे आपको। किरचॉफ लॉ देखो, स्टेट द किरचॉफ लॉ फर्स्ट एंड सेकंड, पता होना चाहिए आपको, दोनों लॉ पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको आना चाहिए। देखो और आपको ये पता होना चाहिए कि जंक्शन रूल क्या होता है और लूप रूल क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। नोड रूल कह सकते हैं इसको हम, एक नोड, ठीक है, या जंक्शन, ये जंक्शन है या नोड है, उस पर हम कैसे केसीएल लगाते हैं वो आपको होना चाहिए, कैसे केवीएल लूप में लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज, वो टॉपिक अलग से भी हमारा है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पे सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमसे कंडीशन पूछते हैं, देखो हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो 24 में पूछा गया इज व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल बनाना है आपको, सिंपल बताना है ऐसे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी कंडीशन ऐसे बन के आ रही है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स सेल लगा देंगे, बनाना है। पी क्यू आर एस के फॉर्म में एक कंडीशन बनाते हैं, वो बताना है आपको। देखो आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है उसको ड्राइव करना है, उसको याद सबको होती है, बस उसको ड्राइव करके दिखाना है। ड्राइव किसकी हेल्प से करते हैं, केसीएल केवीएल की हेल्प से उसको ड्राइव करते हैं। और देखो हमें बताना होता है कि देखो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एक्सप्लेन द वर्किंग, उसकी वर्किंग बतानी है। 24 24 20 ज्यादातर आता है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का तो न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है जी, चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 देखो, मूविंग चार्जेज एंड मेंटेन, अगर चार्ज कोई मूव कर रहा है तो उसके सराउंडिंग्स में 2 फील्ड बनते हैं, एक फील्ड उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड उसके मूवमेंट की वजह से बनता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमसे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहला टॉपिक क्या है, लॉरेंज फोर्स, हम दोनों फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों को ऐड कर लेते हैं तो बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, उस लॉरेंज फोर्स का हमसे मैथमेटिकल इक्वेशन पूछते हैं, ये आपका है ना। सेकंड हमसे पूछते हैं कि अगर ये मूव कर रहा है तो एक फोर्स अप्लाई नहीं हो रही उसके ऊपर कोई भी, ऐसी कौन सी कंडीशन बन के आएगी जिस कंडीशन में उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं, मूव तो कर रहा है पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसको आपको पूछते हैं। ठीक है, ये पूछते हैं आपसे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर ऐसे, इस कंडक्टर की आपको लेंथ पता है, लेंथ एल है, इसमें करंट होने वाला करंट आई है। ठीक है, और ये किसी भी फील्ड बी में रखा हुआ है, हमसे पूछते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, F इजिकल टू आई एल बी एन थीटा, इसका प्रूफ पूछते हैं। देखो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रेट वायर, लेंथ एल है, में करंट आई फ्लो कर रहा है और किस फील्ड में रखा हुआ है, वो बी फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमने पूछते हैं।
फोर्स मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा, देखो है ना, फोर्स मिनिमम और मैक्सिमम कब होता है, ये पूछा गया हमसे। और हमसे ये देखो 24 में बोर्ड में पूछा गया है कि अगर ये जो वायर है ये मैंने एक स्ट्रेट वायर बनाई है, अगर आप इस स्ट्रेट वायर पे से जिगजैग वायर बनाओ तो क्या ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा या नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर देखो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेरिवेशन पूछे जाते हैं। कैसे, देखो कोई फील्ड है ऐसे, कोई फील्ड है और फील्ड यहाँ से कोई चार्ज ऐसे आ रहा है, जैसे चार्ज एंटर करेगा तो इट विल मूव इन ए और इट विल रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। जैसे एंटर करेगा वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, या तो ऐसे मूव करेगा या एक ऐसे हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी रेडियस का एक्सप्रेशन बताना है, ऑब्टेन करना है। देखो तो डेट द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए परपेंडिकुलर, देखो हमें एंगल दे दिया, परपेंडिकुलर का मतलब आपको एंगल थीटा दे दिया 90 डिग्री, एक स्पेशल केस है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं है तो हेलिकल पाथ बनाएगा, और 90 डिग्री है तो सर्कुलर पाथ। क्या बताना, देखो आपको ऑब्टेन करना है, रेडियस बतानी है पाथ की, पाथ की कितनी रेडियस होगी ये बताना है, कितना टाइम पीरियड कितना मूव करेगा वो बताना है। ठीक है, देखो टाइम पीरियड बताना है इसके लिए। और अगर ये किसी एंगल पे जा रहा है, यहां हमने एंगल थीटा 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। देखो ये कब है, जब एंगल 90 डिग्री है, ये किसी भी थीटा एंगल पर है, तो दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम बन के आता है। लेकिन इसके जो पाथ है वो हेलिकल ऐसे पाथ बन के आता है, हेलिकल पाथ, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। दोनों के लिए एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं, टाइम पीरियड पूछा जाता है, रेडियस पूछी जाती है आपसे। ठीक है, हम ये कर सकते हैं इसमें, ये बताना चाहिए हमें ना। बायो-सावर्ट लॉ, आजकल ना बोर्ड में क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते किसी भी लॉ से, हम जो पूछते हैं उसकी वेक्टर फॉर्म बताइए। तो बायो-सावर्ट लॉ हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका स्टेटमेंट क्या है, ये पता होना चाहिए, फिर साथ साथ में उसके वेक्टर फॉर्म पता होनी चाहिए। वेक्टर देखो 25 में बोर्ड में वेक्टर फॉर्म पूछेगी, वेक्टर फॉर्म देखो। और हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो जो बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक हमारे पास में कोई भी करंट कैरिंग लूप है, लूप है, इस लूप के एक्सिस पे कहीं, मान ऐसे मान लो ये लूप है, इस लूप के एक्सिस पे हमने एट ए डिस्टेंस आर मान लेते, आर पे पॉइंट मान लिया पी, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना होता है, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना होता है, फॉर्मूले पता होना चाहिए हमें। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 में गॉस लॉ था, ऐसे ही चैप्टर नंबर 4 में एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि हम इसे क्यों एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पता होना चाहिए। और देखो ये बोर्ड 25 में पूछा गया है कि व्हाई इज एम्पियर लॉ इज प्रिफर्ड ओवर द बायो-सावर्ट लॉ। तो ड्राइव करना है आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर ये बताना है कि हम एम्पियर सर्किटल लॉ की को हम बायो-सावर्ट लॉ से अच्छा क्यों मानते हैं या उसको उसकी जगह क्यों यूज करते हैं। ये भी देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है जी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड का मतलब होता है करंट कैरिंग कॉइल है, एक कॉइल है हमारे पास, कॉइल है, कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके आउटसाइड में कितना होगा, इसके इनसाइड में कितना, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें कितने टर्न्स हैं, कितनी लेंथ है, कितना एरिया है, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। हमसे सबसे पहले पूछते हैं देखो कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड एंड द करंट आई। कोई भी लॉन्ग सोलेनोइड है उसकी लेंथ दे देंगे हमें, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब हमसे पूछते हैं कि हमें अगर इसके देखो इंटरनल एक्शन पूछ लेंगे, अब हमसे पूछेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या चेंज आएगा कब, जब देखो जब इसके नंबर 1 हम इसकी रेडियस को चेंज कर देते हैं, या रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, इसके फील्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और देखो द लेंथ एंड द नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल, अगर आप उसके नंबर ऑफ टर्न जो एन है वो डबल कर रहे हैं, लेंथ को डबल कर रहे हैं, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा वो हमें पता करना है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स हैं या दो पैरेलल वायर्स हैं, एक वायर ये है एक वायर ये है, इसमें करंट I1 फ्लो करता है, इसमें करंट I2 फ्लो करता है। देखो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो उन दोनों में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स
मतलब उस फोर्स का नेचर क्या है, वो रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ना फोर्स बनेगा, फोर्स की कितनी वैल्यू होगी, वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ऐसे बताना है हमें। देखो, हमें बोला है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स क्या बनेगा, और दोनों की अपोजिट कर रही है। देखो, अगर एक करंट ऐसे फ्लो कर रही है, I1 ऐसे फ्लो कर रहा है और I2 नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल बोलते हैं इनको, इनको एंटी पैरेलल कहते हैं। तो दोनों में फोर्स फोर्स अभी भी सेम होगी, केवल अट्रैक्शन या रिपल्सन की बात आ जाती है। ठीक है, देखो डिफाइन, देखो 23 24 में पूछा गया है, यूजिंग द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स डिफाइंस 1 एम्पियर। आपको 1 एम्पियर आप फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे, उसमें सबको यूनिट पुट करेंगे, एक वैल्यू बन के आएगी, आपको बताना है कि वहां पे उसको डिफाइन कैसे करते हैं, 1 एम्पियर की वैल्यू क्या बन के आ रही है। इसमें ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैल्वेनोमीटर। सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है कि करंट की सेंसिटिविटी क्या होती है। अगर गैल्वेनोमीटर है तो उसमें करंट सेंसिटिविटी क्या होती है उसकी, ये पूछते हैं। हम गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में यूज करते हैं, ये पूछते हैं। कैसे वोल्टमीटर में यूज करते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में और वोल्टमीटर में, हमसे इसके क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो, इस चैप्टर से टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वहां पे दो चार्ज थे, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, ऐसे दो चार्ज। ऐसे यहाँ पे क्या है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्लियर है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, कितना टॉर्क बनेगा, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का डेरिवेशन, टॉर्क है मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है। देखो, ये पूछते हैं हमसे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, उसकी कंडीशंस बतानी है हमें, उनके डेरिवेशंस पूछते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये पूछते हैं, यूनिट कितनी होती है उसकी। ठीक है, हम कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन पूछेंगे हमसे। देखो कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम। देखो 25 में पूछा गया है। हमसे पूछते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, क्या वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है या नहीं। ठीक है, इसे पूछते हैं। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है, या तो एमसीक्यू में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा। 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, डाया, ठीक है, पैरा और फेरो। तीनों के हमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए, तीनों के हमें डायग्राम पता होनी चाहिए, तीनों की हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। कैसे, देखो प्रॉपर्टी किसके बेस पे याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी वैल्यू होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की कितनी वैल्यू होती है, तीनों के लिए नंबर याद होने चाहिए। 100% एक क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पैरा डाई फेरो, तीनों में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे होती है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है तीनों के लिए। किस चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, मैं बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में। पहला टॉपिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आना ही आना है। फैराडे लॉ कितने लॉ बताए थे वो बताने थे, 2 लॉ बताए थे फैराडे ने। ठीक है, स्टेट द फैराडेज लॉ, दोनों लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, लिखना होता है। फर्स्ट लॉ में कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होती, सेकंड लॉ में जाके मैथमेटिकल फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, देखो उसमें एक हम माइनस साइन लगाते हैं, वो बताना होता है माइनस साइन क्यों आता है। वैसे माइनस साइन किसने बताया था, माइनस साइन बताया था लेंज ने। माइनस साइन की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो लेंज ने दी थी, तो उनके नाम से एक वो लॉ बन गया, उसका नाम कहा गया स्टेट द लेंज। देखो 25 में पूछा गया है स्टेट लेंज लॉ। लेंज लॉ बताना होता है कि जो चेंज हो रहा है वो उसको अपोज कर रहा होता है, उसको हम लेंज लॉ कहते हैं। देखो, अब हमें ये बताना होता है कि जो माइनस साइन है उसकी वजह से आता है, वो एक्सप्लेनेशन देनी होती है हमें। ठीक है जी, देखो दो, पहला फैराडेज लॉ वो आएगा, 2 लॉ होते हैं, कैसे लिखते हैं उसकी फॉर्म बतानी है, यहाँ पे लेंथ लॉ बताना है कि कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नाउ एक हमें बताना होता है कि अगर हम मूविंग में उसमें चेक करें, जो लेंज में या जो फैराडेज लॉ था, हम उसमें क्या पहले क्या करते हैं, हम अपनी कॉइल को फिक्स करते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैसे फील्ड बना लेंगे, एक फील्ड है जो कि फिक्स है, एक फील्ड फिक्स है। हम यहाँ क्या करते हैं, हम कंडक्टर को मूव कराते हैं। देखो ऐसे कंडक्टर को मूव कराते हैं, ये रॉड है, ये फ्री रॉड है, ये मूव करेगी विद वेलोसिटी v, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, एंड ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ l, इसकी लेंथ l है, एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v।
इन मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर एक ये कंडक्टर वायर ये रॉड मूव करेगी, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ये पूछा हमसे। अब देखो अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट मूवमेंट है, ऐसे ही हम देखो कंडक्टिंग रॉड है वो रोटेट कर रही है, वो रोटेट कर रही है, रोटेट करने के लिए भी है। ये जो 9 नंबर है ये एनसीईआरटी बुक में आपके लिए सॉल्व एग्जाम्पल है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, उसका सॉल्यूशन देखिए। ये 25 बोर्ड में डेरिवेशन में पूछा गया। ठीक है, 1/2 BLVS कुछ कुछ वैल्यू बन के आती है, देखोगे तो ये मूविंग ईएमएफ की बात करेगी। दोनों पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और डेरिवेशन भी। ठीक है जी, थर्ड नंबर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, हम कॉइल के लिए दो तरह के इंडक्टेंस की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे एक कॉइल है, कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल से देखो करंट आई है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, हम सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ठीक है, इट्स यूनिट, अगर यूनिट आएगी डायमेंशन भी आएगी। ठीक है जी, अब देखो अब हमसे बोलेंगे कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, की लेंथ एल दे रखी है, जिसका एरिया इधर का देखो, इसका एरिया ए है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए एरिया है एंड हैविंग टर्न्स एन, के लिए हमें एल की जो भी एक्सप्रेशन है वो बताना होता है, ये वो प्रूव करना है। देखो इसमें कितनी एनर्जी, हम जो बोलते हैं यहाँ पे देखो एनर्जी स्टोरेज, फाइंड आउट द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, उसके लिए प्रूफ करना है। अगर बी है, ए है और लेंथ उसकी एल है, तो उसमें कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी उसका प्रूफ करना है। 1/2 LI² कुछ फॉर्मूला बन के आता है, उसको हम प्रूफ करेंगे उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। जैसे कैपेसिटेंस में प्रूफ करते हैं कि उसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्रूफ करते हैं, उसका प्रूफ पूछते हैं हमसे। देखो अब 25 में क्या करा, 25 में हमसे ग्राफ पूछ लिए, कैसे पूछे, देखो हमसे पूछे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अगर वो रेट मतलब करंट चेंज हो रहा है तो कैसे ईएमएफ चेंज होगा, तो उसका ग्राफ बना के दिखाओ, ग्राफ पूछे गए इसके। समझ में आया, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, कैसे करना है, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, इसके डेरिवेशंस पता होने चाहिए हमें कि कैसे उसको प्रूफ कर रहे हैं, क्या वैल्यू बना के लेके आ रहे हैं। नाउ एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यूचुअल कैसे आता है, देखो एक बड़ी कॉइल है हमारे पास ऐसे, इस बड़ी कॉइल के अंदर हमने बिना किसी क्वांटिटी एक छोटी कॉइल ऐसे रखी हुई है, एक स्मॉल कॉइल है। अब इनर कॉइल की वजह से आउटर कॉइल में कुछ चेंज आ रहा होगा, या आउटर की वजह से इनर में कुछ चेंज आ रहा होगा। म्यूचुअल में क्या मतलब है कि म्यूचुअल का मतलब है कि किसी और की वजह से चेंज आ रहा है, हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, पेयर में पूछते हैं। देखो हमेशा पेयर में पूछेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट क्या होता है, सब कुछ जो पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पे आप इसमें पढ़ोगे सेल्फ में, सेम एज इट इज म्यूचुअल के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करते हैं हम इन दोनों के लिए म्यूचुअल एम की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक स्मॉल कॉइल है उसका एरिया A1 है, उसकी रेडियस R1 है, कोई बिग कॉइल है उसका उसका एरिया A2 है, मतलब ऐसे कुछ चीजें देंगे, लेंथ L1 है, L2 है। ठीक है, अभी प्रूव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो कि दोनों में कितना क्या डिफरेंशिएट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस, ये पूछते हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है यहाँ पे एसी जनरेटर्स। एग्जाम में एसी जनरेटर्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वर्किंग पूछी जाती है हमसे, उसकी वर्किंग बताइए कि एसी जनरेटर्स कैसे काम करते हैं, आपको वो तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। देखो चैप्टर 7 बहुत ही इजी चैप्टर्स में से माना था और सबको आता है और आपको भी आना चाहिए। ठीक है, देखो चैप्टर 7 में टॉपिक देखते हैं, क्या टॉपिक 7 पास होते हैं। सबसे पहले हमें इसमें बेसिक्स पढ़ना होता है कि अल्टरनेटिंग का बेसिक क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हाफ साइकिल फुल साइकिल ये पता होता है। देखो जैसे ये अल्टरनेटिंग कोई भी मतलब या तो वोल्टेज कह सकते हैं या करंट कह सकते हैं, ये उसके वेव फॉर्म में जिसको हम साइनसोइडल वेव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये हाफ साइकिल है, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब हमसे क्या होता है, देखो हमसे जब पूछते हैं कि पीक वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, ये बतानी है आपको, हम उनको कैसे कोरिलेट करते हैं आपस में, पीक वैल्यू को और आरएमएस वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू क्यों बनाएगी। ठीक है, देखो पीक वैल्यू हमें तीन वैल्यू पता करनी होती है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो पीक वैल्यू ये पता करनी है आपको, एक आपको आरएमएस वैल्यू पता करनी है, और एक हमें एवरेज वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे एवरेज निकालते हैं।
देखो हमसे पूछते भी हैं कि वाई आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, हम डिफाइन करनी है आपको आरएमएस वैल्यू, और हम उसको उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाई गई आरएमएस वैल्यू। और देखो लास्ट में हमसे पूछते हैं कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल या हाफ साइकिल, ऐसे एक्सप्रेशंस हमें कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमें पावर, पावर ऐसे आगे भी आएगा, पावर हमें और पावर पता होती है, पावर कैसे निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये डीसी के लिए था, डीसी के लिए, और यहाँ पे ये डीसी लिख देता हूँ, ये एसी के लिए कितना होता है, ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई, फाई क्या होता है अभी बात करेंगे उसकी, फाई क्या होता है, ये पावर होती है। तो इसका प्रूफ हमसे पूछते हैं पावर फैक्टर बताइए, देखो ये था पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, कॉस फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर, और हमें उसके लिए एक्सप्रेशन भी पूछते हैं। और देखो लास्ट पॉइंट देखोगे आप यहाँ पे कि एवरेज पावर ये बतानी है आपको फॉर प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जीरो क्यों होती है, जीरो, ये पावर जीरो कब आएगी, वोल्टेज और करंट तो कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये टर्म जीरो हो जाता है, ये टर्म जीरो कब होगा, cos फाई जीरो कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होता है, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो टोटल पावर जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये पूछते हैं हमसे, हमें पता होना चाहिए। ये सर्किट बहुत पहले पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते, पर हमें पता होना चाहिए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमें वोल्टेज, हमें करंट की वेव फॉर्म कैसे बनती है, फेजर कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए हमें। ऐसे ही प्योर इंडक्टिव सर्किट, देखो ये ऐसे पूछ लेते हैं हमसे कि दोनों में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आता है, फेजर्स बनाने हमें आने चाहिए, फेजर्स फॉर प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी, इन तीनों के फेजर्स आने चाहिए, इन तीनों के हमें एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। देखो हम जो पूछते हैं कि प्रूव दैट कि इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज, कि प्रूफ आपको आना चाहिए कि पाई बाई 2 से कैसे वो लीड करता है, कैसे करंट लीड करता है कैपेसिटेंस में, कैसे वोल्टेज लीड करता है इंडक्टेंस। ये तीनों के लिए देखो हमारे एग्जाम्स में मिक्सिंग आती है, ठीक है, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, जब हम प्योर आर एल सी इन तीनों को मिक्सिंग करेंगे, कैसे करेंगे, देखो एक तो प्योर आर है, प्योर एल सर्किट, प्योर सी सर्किट, और प्योर आर एल सर्किट, प्योर आर सी सर्किट, मतलब हमने मिक्सिंग कर ली यहाँ पे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर एल सी कह सकते हैं या एल सी आर सर्किट, ये इतने तीन सर्किट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं आते, इनसे पूछा जाता है। रिएक्टेंस और इम्पीडेंस ये डिफाइन होता है इनके लिए, इनके लिए जैसे हम एल के लिए डिफाइन करते हैं एक्स एल, ठीक है, हम सी के लिए डिफाइन करते हैं एक्स सी, तो कैसे बनाए गए, जब आप उसको ड्राइव करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा, ये हमें आना चाहिए। ठीक है जी, हमें फेजर आना चाहिए। और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है एग्जाम, सीरीज एलसीआर सर्किट, उसका फेजर पता होना चाहिए, इंपिडेंस पता होना चाहिए, इंपिडेंस में फेज एंगल कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, डायग्राम पता होना चाहिए इसके लिए, इंपिडेंस कैसे निकालते हैं सब कुछ आपको आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रेजोनेंस कंडीशन, जब आप एक आर एल सी सर्किट बनाएंगे और ऐसे आर साथ में एल और सी सर्किट बनाएंगे, यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, और ये भी कौन सा वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसे होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे होती है वैल्यू, यहाँ पे आर है, ये एल है और सी है। जब इन दोनों का वोल्टेज, जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे वी एल इजिकल टू वी सी होता है और एक्स सी इजिकल टू एक्स एल बन जाता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। देखो हम पूछते हैं एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज, पूछा गया 25 में पूछा गया। देखो हमसे पूछा गया कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की आपको एक्सप्रेशन बतानी है, रेडियन पर सेकंड में भी बतानी है और हर्ट्ज में भी बतानी है। देखो कब पूछा गया, 23 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, हमसे पूछा गया कंडीशन बतानी है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द इंपीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एलसी सर्किट बिकम्स मिनिमम, जेड इक्वल टू आर बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये आना चाहिए आपको, ये हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं रेजोनेंस के लिए, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत आसान आसान आते हैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एवरेज पावर, अभी हमने उसकी बात कर दी, पावर कैसे निकालते हैं हम, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये निकालते हैं, कैसे बन के आएगा, ये आना चाहिए। ठीक है जी, लास्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स,
ट्रांसफॉर्मर्स का डायग्राम बनाने के लिए आता है। डायग्राम कि हमें एक्सप्लेन करना है, डायग्राम हमें स्टेप अप स्टेप डाउन का डायग्राम आना चाहिए। देखो हमें स्टेप अप आना चाहिए, स्टेप अप स्टेप डाउन के डायग्राम्स कैसे बनते हैं वो पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कॉइल्स हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या प्रिंसिपल पता होना चाहिए उसके लिए। देखो हमें डायग्राम आना चाहिए किसका, स्टेप अप के लिए। ऐसे ही हमें स्टेप डाउन का पता होना चाहिए। देखो ईयर्स आपके सामने मेंशन है। और अब देखोगे कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में क्या उसका एक इक्वेशन बन के आती है वो पता होनी चाहिए। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे होता है कि एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी एस। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। करंट के लिए उल्टा होता है तो उसका प्रूफ करना है, आपको बताना कैसे होता है। ठीक है, अब देखो कि ट्रांसफॉर्मर हम डीसी के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और एनर्जी के लॉसेस क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में, कितने तरह के लॉस होते हैं। सबसे पहले डायग्राम पता होना चाहिए, कैसे वर्किंग पता होना चाहिए, स्टेप अप स्टेप डाउन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो पता होना चाहिए। और ये जो बहुत छोटा सा इक्वेशन है। और के बाद में हमें ट्रांसफॉर्मर्स में कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, हीट लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, एड लॉस होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। और लास्ट में एक पॉइंट आप कह सकते हो कि एडी करंट, इसमें बात करेंगे हम कि एडी करंट क्या होता है, क्यों बनता है, ये आपको। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी बात करते हैं। चैप्टर 8 में हमसे क्या पूछते हैं, हमसे सबसे पहले पूछते हैं कि ईएम वेव्स का नेचर क्या होता है, इनका वेव्स का नेचर क्या है, ये पूछते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी 2-3 प्रॉपर्टी बता देंगे कि ट्रांसफर्स होती हैं, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, ऐसी चीजें मुझसे पूछते हैं। ठीक है, ये पूछते हैं हमसे। और उसके बाद में हम इन्हें कैसे जनरेट करते हैं, ईएम वेव्स को जनरेट कैसे करते हैं। हमें ईएम वेव का स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, और इनका जनरेशन, हमें जनरेशन जरूर पता होना चाहिए। आपको गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, अगर इनका जनरेशन पता है उसी को लिखना है इसके अंदर, क्योंकि उसी के सब पार्ट है ये, ईएम वेव स्पेक्ट्रम के ही सब पार्ट है सारे आपके लिए। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट करंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि देखो व्हाट वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, आप क्या समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, देखो 25, 24, 23 साल पूछा गया, हर ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, देखो आपसे पूछा गया कि हाउ ब्रीफली या एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के चार्जिंग में कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो बताना होता है हमें। ठीक है जी, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी पता होना कि हम तो एक ही है, तो उसका नाम डिस्प्लेसमेंट क्यों रखा गया, कंडक्शन क्यों रखा गया, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, देखो अभी कर सकते हैं इसके बाद में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दोनों ऐसे होते हैं, दोनों तीनों तीन आपस में देखो, एक ई कंपोनेंट बन गया इसके अंदर, एक ऐसे बी कंपोनेंट बन गया, और इनका डायरेक्शन, इन दोनों का मतलब इनका मूवमेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब मैं इसको यहाँ पे पी लिख देता हूँ या डायरेक्शन लिख देता हूँ, डायरेक्शन, ये हमें पता है। और हम क्या बोलते हैं कि जो डायरेक्शन होता है वो ई क्रॉस बी होता है, ई क्रॉस बी इज द डायरेक्शन, ई क्रॉस बी द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एमसीक्यू में आएगा कि आपको दे देंगे कि ई सपोज करो एक्स में है, बी आपके पास वाई में है, तो डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, तो जेड में जाएगा। ऐसे एमसीक्यू आते हैं। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए, आपको पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। जैसे जी एक्स यू वी आई एम आर से गाड़ी एक्स यू वी इनवाइरियंट कह सकते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे मतलब बहुत सारी आपने इसकी यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी सीक्वेंस में याद करने के लिए। ये गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। इन सब का आपको जनरेशन पता होना चाहिए, कहाँ यूज करते हैं वो पता होना चाहिए, और हमें रेंज या इनकी रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी की रेंज कह सकते हैं या वेवलेंथ की रेंज, रेंज याद नहीं करना, नंबर याद नहीं करने आपको जनरली आपको, लेकिन आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे देखो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। ये देखो कैसे करना है हमें, इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्हें कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिए कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं, कैसे जनरेट करने को, सभी के लिए कहाँ कहाँ इनको हम यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे एक्सरे हम यूज करते हैं अपने मतलब जो बोन्स हैं उनके अंदर कहाँ कहाँ फ्रैक्चर्स आ रहे हैं,
कहाँ कहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो सबके लिए पता होना चाहिए आपको, ये जो आपके सामने नाम बताए गए हैं इन सभी के आपको यूज पता होने चाहिए, इन सभी वेव्स के लिए, रेज के लिए आपको जनरेशन पता होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 8 आपके। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 10th में आपने कुछ पोर्शन पढ़ा होता है। क्लास 10th में हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं जिसको हम मिरर फॉर्मूले कहते हैं, ठीक है। उनका डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं है, लेकिन 12th में उनका डेरिवेशन पूछा जाता है। देखो टॉपिक नंबर 1 रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। उसका जो डेरिवेशन है वो पूछा जाता है हमसे। देखो हमसे पूछते हैं कि ड्राइव द मिरर फॉर्मूला। आपको स्फेरिकल मिरर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। 1/f = 1/u + 1/v, इसको ड्राइव करना होता है, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन पूछा जाता है यहाँ पे। देखो ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो कि डेरिवेशन बेस है, ठीक है। देखो सेकंड टॉपिक देखो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्लास 10th में पढ़ते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछते हैं हमसे, उसका डेरिवेशन पूछते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम उसको यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ को सिर्फ यूज करते हैं। यहाँ पे उसको यूज भी करते हैं और उसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। नंबर 3 थिन लेंसेज। थिन लेंसेज के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। हम लेंस मेकर फॉर्मूला हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में प्लेस करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्लास 10th में ये नहीं था। यहाँ पे क्या होता है देखो, सपोज करो दो लेंस हमारे पास में इस तरीके से, हमने इनको दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद में इनकी मैग्निफिकेशन कितना हो गया, इसके लिए न्यू फोकल लेंथ कितनी बन के आई। तो ऐसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे थ्योरी में पूछे। देखो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। अगर दो लेंस ऐसे कॉन्टेक्ट में है तो न्यू पावर कितनी बनेगी, उसका डेरिवेशन करने को आता है, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो प्रिज्म, ये तो आना ही आना है, प्रिज्म आना ही आना है। देखो हम प्रिज्म में देखो कुछ ऐसे पढ़ते हैं, प्रिज्म में ये प्रिज्म है, ठीक है। इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं ए। अब हमसे देखो क्या पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे होता है कि अगर यहाँ से कोई रे जाएगी और यहाँ से ऐसे पास करके आ रही, देखो तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। कि जो रे जा रही है, जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, या जो इनकमिंग रे है, सपोज करो ये है लेकिन फाइनली ये जा रही है, तो ये डेल्टा बन गया। तो हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा उसका प्रूफ हमसे पूछते हैं। देखो और 3 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म किस मेटल का बना है, ग्लास का बना होता है जनरली, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम ऐसे म्यू कह सकते हैं, ठीक है, या एनवी कह सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर लिखा हुआ है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जिसको हम डेल्टा मिनिमम कहते हैं, का प्रूफ एग्जाम में आता है। प्रूफ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा ही जाता है, ठीक है जी। आगे चलते देखो, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम TIR के नाम से जानते हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एग्जाम में आता है। इस पे बेस ये आता है कि हमें ये बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन बन के आता है, वो प्रूफ करते हैं, जो कि साइन आईसी के नाम से इसको बोलते हैं, कि ये होता है। और इसके साथ में क्या करते हैं, इसमें हम इसको एक ऑप्टिकल फाइबर के साथ में अटैच कर लेते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो क्या बोलते हैं, देखो डिफाइन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। ये देखो एनी टू एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, इसको कहाँ यूज करते हैं। देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो इसका यूज है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में इसी का यूज करते हैं। इस पे भी बेस क्वेश्चन टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं जनरली ये कहता हूँ कि अगर रे ऑप्टिक्स आपने नहीं पढ़ा है या आपको लग रहा है कि टाइम उतना नहीं है पढ़ने के लिए, तो 3 इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर, 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं उसको, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। आप केवल ये पढ़ लो, इनको डिटेल में पढ़ो, एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एक प्रूफ करने को मिल जाएगा, या एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल मिल जाएगा। देखो इसमें क्या है, हम जो पूछते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम 2 लेंसेज यूज करते हैं, उन दोनों लेंसेज के लिए हम जो पूछते हैं कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो हम देखा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। अगर कोई नियर पॉइंट है कितनी पावर बन के आएगी, कितना मैग्निफिकेशन बन के आ रहा है,
ऐसे क्वेश्चन, इनके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। जो बोलते हैं कि उसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, उसको एक्सप्लेन करिए कि क्या है। देखो हमसे पूछते हैं कि टू एडवांटेजेस क्या है इसके, टू एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर द सिंपल माइक्रोस्कोप, ये पूछते हैं। देखो हमसे बोलते हैं नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको जनरली बच्चे ऐसा छोड़ देते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से फिक्स होता है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने। और देखो वो टॉपिक्स कौन से होते हैं, बात कर लेते हैं हम। देखो पहला टॉपिक हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। देखो जनरली क्वेश्चन आते हो, मुझे क्या बोलते हैं, अब देखो खुद आप देखो 23, 24, 25 कोई भी सेट हो, इन ईयर्स में से एक ना एक सेट में क्वेश्चन आता है, 100% आता है, ठीक है। देखो हम इसके ऊपर अब इसको लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके ऊपर सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है। आगे देखो सेकंड टॉपिक, ये हमें ये समझना होता है कि वेव फ्रंट क्या होता है और रे क्या होती है, इनमें डिफरेंस पूछते हैं। देखो हमसे पूछते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे, दोनों में क्या डिफरेंस है। और देखो हमसे पूछते हैं कि आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, और आपको बताना है कि कितने टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं, वो कैसे बताने होते हैं, ठीक है जी। ये हमने पूछा जाता है। अब देखो थर्ड नंबर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जनरली किसने कहा था, जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ते हैं वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, सिंगल स्लिट भी होता है डबल भी होता है, ठीक है। हम सब देखो ये दो टॉपिक हैं, हाइजन और ये टॉपिक यंग्स डबल, ऐसे बोल देते हैं YDS, ठीक है। YDS एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप है जो कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है जी। देखो एक्सप्रेशन हमसे पूछते हैं कि इसके एक्सप्रेशन बनाइए, कैसे बन के आ रहा है। कोहेरेंट लाइट का पूछते हैं कि कोहेरेंट लाइट क्या होती है, कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होता है, ये पूछते हैं। देखो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, जब दो वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं तो मैक्सिमम काम बनना होता है, मिनिमम काम बनना होता है, उसकी कंडीशंस को प्रूव करना होता है, ठीक है। ये पूछते हैं हमसे यहाँ पे, देखो ये। और ये पूछते हैं कि देखो व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट के सोर्सेज क्या होते हैं लाइट के लिए, ये हमसे पूछते हैं। और इसमें पूछते हैं कि देखो कि एक्सप्लेन व्हाई इंटरफेरेंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद ए सिंगल स्लिट, हम एक स्लिट से एक्सप्लेन, हम क्यों उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये पूछते हैं, ठीक है। अब देखो ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे देखते हैं। ये फोर्थ नंबर, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंगल स्लिट में केवल डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस डबल स्लिट में जाके होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो, अब आप इसमें ईयर देखो, ईयर 25 हमसे पूछोगे एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, एक सिंगल स्लिट की वजह से कितना क्या डिफ्रैक्शन हो रहा है, फिनोमेना एक्सप्लेन करना है, बन के आ रहा है वो बताना है। अब देखो कितने क्वेश्चन, देखो व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या कंडीशंस होती हैं, कंडीशन डिफ्रैक्शन कब बनता है, किस कंडीशंस में डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, सिंगल स्लिट डबल स्लिट, दोनों के लिए डिफरेंस क्या बन के आएगा वो पूछते हैं। देखो गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न, दोनों। अब ये देखो 23, 24, 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो हमें यही तो पढ़ना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी। ये टाइम वो है जब आपको एक लिमिटेड चीजें पढ़नी है, और वो पढ़नी है जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी गई है। चैप्टर नंबर 11 बहुत ही इजी चैप्टर्स है, या 11, 12, 13, 14 बहुत ही इजी चैप्टर्स होते हैं। उनमें से पहला चैप्टर है ऑर्डर ऑफ फिजिक्स का ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। इसका टॉपिक देखते हैं कैसे पूछते हैं हमसे। सबसे पहले हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, साथ साथ में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पूछ लेते हैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है जी। हमें एक्सप्लेन करना होता है, हमें लिखना होता है व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, और साथ साथ में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के को हमें एक्सप्लेन करना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखो हम हमसे ये पूछते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज बिलो द सर्टेन मिनिमम वैल्यू, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां से एमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल भी आते हैं और साथ साथ में थ्योरी आती है लिखने के लिए। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो, हम इसमें क्या होता है, हमसे बोलते हैं कि इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन को ड्राइव नहीं करते जनरली, उसको लिखना होता है
कि ये इक्वेशन से आइंस्टीन ने बताया था कि जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, उसको लिखना है। और हमें उसमें ये बताना होता है कि देखो कि उसमें हम यूजिंग दैट इक्वेशन हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो और देखो, हाउ डज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि वो सडनली एक साथ, उसमें कोई लैग नहीं आता, अगर कोई एनर्जी आके इंसिडेंट हो रही है सडनली एमिशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कुछ हमसे पूछते हैं, ठीक है। देखो हमसे पूछते हैं कि इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है कि एक एक टर्म जो है उसमें लिखेंगे, आप लिखेंगे एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, और उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो सबको एक्सप्लेन करना होता है उसके अंदर, ठीक है। एंड आई से कि अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, आप डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम बनाएं ऐसे, ये मेटल है, यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे एमिशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है उसका। तो देखो हमसे जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऑब्जर्वेशन पूछे जाते हैं, कि देखो कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैसे कोरिलेट करते हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं हमारे। देखो हम जो बोलते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। कर सकते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं, और दो ग्राफ हो गए। थर्ड ग्राफ हमारे पास में होता है इंटेंसिटी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। इनके ग्राफ हमें पता होने चाहिए। हम जनरली काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के, अब ग्राफ सेम होता है, स्लोप कितना होता है उसका ये पता होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे वो किस किस एक्सिस पे किस किस वैल्यू पे कट करता है, उसके नंबर याद होने चाहिए। और एक क्वेश्चन आजकल जो पूछा जा रहा है कि इसका स्लोप कितना होता है, स्लोप m इजिकल टू एच अपॉन ई होता है, तो ऐसे ग्राफ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब इजी चैप्टर्स में से इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। आगे देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमसे पूछते हैं कि जो मैटर है, मैटर अगर मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से तो उसके साथ एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी। इसकी बात करते हैं, और पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके लिए पूछते हैं कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स मोमेंटम, से बनाया गया वो करते हैं। और हमें अगर ये करना है कि अगर हम मोमेंटम को हटा के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेरिवेशन पूछते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v। अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है वहां पे तो उसके लिए हम वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे डेरिवेशंस हमारे एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 12 एटम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रूफ, दो प्रूफ आते हैं, सबको पता होता है, थ्योरी तो बहुत सारी आती है लेकिन प्रूफ केवल हमसे दो पूछते हैं। कौन 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 प्रूफ होते हैं, हमसे पूछते हैं रेडियस का प्रूफ बताना है और एनर्जी का प्रूफ बताना है। कोई इलेक्ट्रॉन है अगर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो उस ऑर्बिट की कितनी रेडियस है, इसका प्रूफ आता है। और हमसे पूछते हैं कि उस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, उसके प्रूफ पूछते हैं। लेकिन देखो बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले होता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, ये पूछते हैं हमसे। इसमें क्या पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल है उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, क्या क्या उन लोगों ने ऑब्जर्व करा, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाले और इनके बाद में क्या उसके ड्रॉबैक थे या क्या लिमिटेशंस थे, हमसे ये पूछा जाता है, ठीक है। दो नाम और देखो, ये है गाइगर और मार्सडन। गाइगर और मार्सडन ये दो साइंटिस्ट कह सकते हैं, या जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जा रहा था तो दोनों पीएचडी कर रहे थे रदरफोर्ड के अंडर में, मतलब इन दोनों के जो सुपरवाइजर थे वो रदरफोर्ड थे, उनकी लैब्स में साथ में काम करते थे, ठीक है। और आफ्टर पीएचडी उनके नाम से फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रदरफोर्ड का नाम ना देके केवल ये दो नेम दे देते हैं, इनके नेम से भी ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल पढ़ा जाता है, ठीक है। हमें क्या समझना है इसमें, समझना है कि ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन और क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है जिसका डेरिवेशन जनरली आ रहा होता है, उसको बोलते हैं हम क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है,
जब हम इनको गोल्ड फाइल पे जाके हिट कराते हैं, या इसको देखो ऐसे गोल्ड फाइल, तो इसका जो एटम होता है गोल्ड का Z79 होता है। अब यहाँ पे जो गोल्ड का जो एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब ये मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये एक डिस्टेंस तक जा पाता है, उस डिस्टेंस तक जाता है अल्फा पार्टिकल, और वहां से वापस आ जाता है, उसी पाथ पे वापस आ जाता है। तो किस डिस्टेंस तक गया, इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, या इसको बोलते हैं हम क्लोजेस्ट अप्रोच। किस डिस्टेंस तक पहुंचा उसको हम आर नॉट कहते हैं। तो आर नॉट का डेरिवेशन आजकल पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है, ये कर सकते हैं ना। ये तो आना ही आना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स मॉडल, इसके पोस्टुलेट्स बताते हैं, ठीक है। 3 पोस्टुलेट आपने पढ़े जनरली, हमें तीनों लिखने के लिए आते हैं, तीनों आपको लिखने हैं। और क्या लिखने को आता है, हमें ये लिखने को आता है, हमें ये प्रूफ करने के लिए पूछते हैं कि यूजिंग द बोर्ड मॉडल रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट आपको ड्राइव करना है। अब देखो ऐसा कोई ईयर नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। रेडियस एंड एनर्जी, रेडियस होती है हमारे पास में आर नॉट, जिसको हम आर कह देते हैं, या एनर्जी होती है ये, हम ऐसे बोलते हैं इसको, जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, और जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर। इस पे एमसीक्यू आता है, और के लिए डेरिवेशन या ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम, भाई जब हमने रेडियस आर फाइंड आउट कर लिया, हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे, और साथ में अब अगर हमें स्पीड पता है तो उनसे टाइम पीरियड पता कर लेंगे। देखो टाइम पीरियड के लिए चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर 12 में क्या है, एटम है, एटम के आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रेडियस बताते हैं, एनर्जी बताते हैं। अब हम बात करेंगे एटम की न्यूक्लियस के इनसाइड की बात करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर। टॉपिक क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियस की, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम, जो फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट क्यों होता है। देखो एक्सप्लेन व्हाई न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये बताना होता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों कहते हैं इसको, एक्सप्लेन व्हाई न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर साइज, हम प्रूव करते हैं इसको, आर इजिकल टू आर नॉट, ऐसा बोलते हैं आर इजिकल टू आर नॉट ए 1/3। ए क्या है, मास नंबर, ये मास नंबर, ठीक है। ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, ये पूछते हैं हमसे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और जनरली जो मास नंबर है वो देते हैं जिसका क्यूब पता होता है, जैसे 125, 64, 189 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो हम जो बोलते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी, एक प्रूफ है इसका, ये दिस इज ओनली सिंगल प्रूफ कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जब उसको प्रूफ करेंगे, हम डेंसिटी को मास ओवर वॉल्यूम लिखेंगे, प्रूफ करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर बन के आती है। केवल एक ही प्रूफ आता है, बाकी थ्योरी होती है यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं। देखो मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट का मतलब है कि अगर हम एक कैलकुलेटिव मास निकालें, या हम एक उसको मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके एक मास निकालें, वो होता है थ्योरेटिकल मास, वो थ्योरेटिकल मास है। एक होता है जो रियल में मास होता है, जो उसका, जो कि हम कह सकते हैं जो रियल मास है, जो एक्चुअल में उसका मास है, उन दोनों में डिफरेंस बन के आता है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे सोडियम Na, हम इससे बोलते हैं 23, इसका सोडियम का 23 मास नंबर है, दिस इज कैलकुलेटेड मास नंबर। लेकिन जो रियल में आता है वो ऐसे आता है 22.998 ऐसा करके कुछ आता है, या 22.98 बन के आता है। अब देखो तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 23 है, ये 22.98 है, ये जो 0.02 का कोई मास का डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। हम जो बोलते हैं देखो क्वेश्चन में कि डिफाइन द मास डिफेक्ट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियन, कि इसको हम कैसे न्यूक्लियंस की स्टेबिलिटी के साथ जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि मास डिफेक्ट के बेस पे हम ये कहते हैं कि आपके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है। भाई हमें पता होता है एनर्जी इज इक्वल टू mc² होता है, और ये अगर मैं यहाँ पे मास डिफेक्ट पुट कर दूं, मैं डेल्टा m पुट कर दूं यहाँ पे, आपको एनर्जी मिलेगी, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी, क्या आता है पूछने के लिए, ठीक है जी। देखो
हम जो पूछते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व कर्व पढ़ते हैं इसको हम। और देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, जैसे सपोज करो कि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की काउंटिंग 12 होती है। सपोज करो आपसे बोलूं कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी उसके लिए 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है, 12 है। तो मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो ये एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स बन जाएगी। लिखा हुआ एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके लिए ग्राफ पढ़ते हैं। हम ग्राफ उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम किसके लिए आती है, आयरन के लिए, Fe के लिए। मैक्सिमम जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है आयरन के लिए आती है। तो उस ग्राफ पे बेस आपके क्वेश्चन आते हैं। वो ग्राफ क्या करता है, देखो ये दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये यहाँ से रेडियो एक्टिव के लिए जो आपका आयरन है उसके आप वो आयरन के बेस पे हम ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक तरफ फ्यूजन होता है, एक तरफ फिजन होता है, ठीक है। मुझे पूछते हैं, ये चीज पूछाती है हमसे। और देखो हम जब पूछते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल का कर्व है वो कुछ ऐसे ऐसे बन के आता है, कुछ ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। हमसे जनरली एमसीक्यू पूछते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 0.8 FM कहते हैं उसको, ठीक है। उसके ग्राफ पूछते हैं हमसे जनरली, ठीक है जी। ठीक है, हमारे इस टॉपिक में न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, फिजन एंड फ्यूजन दो टॉपिक्स हैं हमारे इसमें, फिजन एंड फ्यूजन। क्या होता है, हम लोग पूछते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन विद ए सुटेबल एग्जांपल। हमें एग्जांपल याद होने चाहिए। एनसीईआरटी बुक में फ्यूजन और फिजन केवल एक ही दो एग्जांपल दे रखे हैं, हमें वो रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है। इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ये कर लेते हैं इसमें। ये एक टॉपिक है जो आजकल पूछा जाने लगा है। क्या होता है कि आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स तीन होते हैं। आइसोबार होता है, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोटोप्स। हमें इन तीनों के लिए दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद होने चाहिए और इनमें क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। देखो 25 में पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोबार्स एंड टोन्स। तो हमें तीनों के लिए आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोटोप्स ये पता होना चाहिए। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जनरली थ्योरी पूछी जाती है। न्यूमेरिकल केवल एक आपका एक ही फॉर्मूला है जिस पे बेस आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे थे, बाकी पूरी थ्योरी है। तो 7 मार्क्स का चैप्टर है, एक या दो एमसीक्यू आते हैं, कभी कभी केस बेस्ड स्टडी बेस से पूछा जाने लगा, ठीक है जी। थ्योरी की बात करते हैं। देखो सबसे पहले पूछते हैं हमसे कि एनर्जी बैंड्स के बेस पे हम सॉलिड्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारे पास में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीनों के लिए कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड कैसे या किस टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना होता है। कितना बैंड गैप कंडक्टर्स के लिए होता है, कितना बैंड गैप सेमीकंडक्टर के लिए होता है और इंसुलेटर्स के होता है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर जनरली फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कार्बन भी फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन वो सेमीकंडक्टर नहीं है। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कार्बन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन उसके बावजूद भी सेमीकंडक्टर नहीं है, तो पता होना चाहिए। देखो फिर पूछते हैं आपसे कि सेमीकंडक्टर के टाइप कितने होते हैं। इंट्रिंसिक होता है जिसको प्योर फॉर्म कहते हैं, ये कंप्लीटली प्योर फॉर्म है। और ये एक्सट्रिंसिक जिसमें हम कुछ मिलाते हैं, कुछ मिक्सिंग करते हैं उसके अंदर, हम कुछ एक ऐसे इम्प्योर नाम रख देते हैं। इम्प्योर होता नहीं है, इम्प्योर का मतलब हम कुछ में ऐड कर रहे हैं, कुछ हम ऐड कर रहे होते हैं, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट, हम एक और उसके अंदर एक एटम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। देखो हमसे पूछते हैं कि इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताना होता है। अगर हमसे पूछेंगे कि एक्सट्रिंसिक में, देखो अब इसके दो टाइप बन जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। हमें ये पता होना चाहिए कि पी टाइप एन टाइप में, पी टाइप और एन टाइप में हम क्या क्या डोपिंग या डोपेंट बोलते हैं उसको, हम क्या डोपेंट्स मिला रहे होते हैं उसके अंदर। एन टाइप में और पी टाइप में हमें ये दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। देखो हमसे पूछते हैं कि इन दोनों के लिए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, कैसे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर वो बताना होता है। हमें बताना होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, कैसे बना रहे होते हैं उसको। और हम तो ये पूछते हैं उन दोनों के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए। देखो एनर्जी बैंड डायग्राम किसके लिए, एन टाइप के लिए भी और पी टाइप के लिए भी, हमसे ये पूछते हैं, ठीक है। फिर पता होना चाहिए, हमसे यही पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस क्या है, ये आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन जहां पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है,
डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ये कह सकते हैं। देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड द ड्रिफ्ट करंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो ये पूछा जाता है डिप्लेशन लेयर। अगर डिप्लेशन लेयर बनेगी तो आपके लिए क्या बनेगा, देखो पोटेंशियल बैरियर बन के आएगा। जो पूछते हैं कि पोटेंशियल बैरियर, कभी कभी एमसीक्यू में पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू पूछते हैं, 0.7 होती है, 0.3 होती है, अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, जर्मेनियम के लिए कुछ और होती है, सिलिकॉन के लिए कुछ और होती है, ये पूछते हैं हमसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बायसिंग पूछते हैं। मैंने डायोड ऐसे बना लिया है, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, ये पी है और इधर एन है, तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वो वोल्टेज देखो ऐसे बन जाएगा, वोल्टेज ऐसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, या हम क्या करेंगे, हम इसको अपोजिट अप्लाई करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये फॉरवर्ड बाइसिंग है इसके लिए, ये इसके लिए रिवर्स बाइसिंग। हम जो पूछते हैं देखो बाइसिंग के लिए कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, किस किस पे पूछते हैं। देखो हम जो पूछते हैं कि उसके बैरियर हाइट पे क्या, जो उसकी बैरियर की हाइट है उस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब देखो हम जो पूछते हैं कि डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है उस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ फॉरवर्ड बायस में श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है, रिवर्स बायस में बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायसिंग के लिए। ठीक है जी, और हमसे दोनों बायसिंग के लिए कर्व बनाते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट आता है। देखो तो कर्व ऐसे बन के कुछ आता है, हमें ये कर्व पता होना चाहिए। ये फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व है और ये रिवर्स बायसिंग कर्व है। ये जो पॉइंट इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन होना, जेनर ब्रेकडाउन, नाम कर दिया हमने जेनर जेनर ब्रेकडाउन। इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपकी जो डिप्लेशन लेयर वो टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। और जो ब्रेक हो जाएगी वो तो सडनली करंट फ्लो करता है, जिससे कि आपकी आईसी फूक जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि आईसी फूक गई, तो कैसे बोलते हैं कि किसी इक्विपमेंट की आईसी फूक जाती है। फूकने का मतलब होता है कि सडनली इतना ज्यादा करंट फ्लो हो गया कि वो बर्न आउट होगी। ठीक है, ये होता है। तो हमें इसके ग्राफ, ये यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है और ये करंट है, ये ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए। ये जी आपका लास्ट का टॉपिक है, ये है रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर्स, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स, इनके डायग्राम कैसे वर्किंग होते हैं, सब कुछ आपसे एक्सप्लेन, आपसे बहुत डिटेल में पूछते हैं। और यही आता है, देखो ऐसे आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। क्या प्रिंसिपल होता है रेक्टिफिकेशन का, हमसे पूछते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो सीबीएसई में 23 में पूछा गया। अब देखो with the help of neat label diagram explain the working of full wave, 23 24 25, ये तो आना ही आना है, एक ऐसा टॉपिक है जो आना ही आना है। ठीक है, और आजकल सेमीकंडक्टर से केस बेस्ड स्टडी पूछते हैं, उसमें एक हमें इनपुट में साइनोसॉइडल वेव ना देके, हमें एसी वेव ना देके वो स्क्वायर वेव दे देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कब डायोड 1 कब डायोड 2 ऑन या ऑफ होंगे, वो बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है जो आजकल आपसे पूछा जाता है कि रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी है या आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है फुल वेव के लिए और हाफ वेव के लिए। फुल वेव के लिए डबल हो जाती है, हाफ वेव के लिए सेम होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ इस पूरी वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अभी पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाया कि जो पीडीएफ हमारे पास है, ये इसमें ऑलमोस्ट 400 के आसपास, मतलब 350 to 400 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। और या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 7065682905। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आप बोल दीजिए कि आई नीड द पीडीएफ ऑफ दैट ऑल डेरिवेशन क्वेश्चन, तो मैं आपको वो ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।